हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो यूजीसी नेट लॉ के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिलेबस के अंदर 3rd यूनिट है। पीआईएल के अंदर हम डेफिनेशन, हिस्ट्री, इसकी नीड, ऑब्जेक्टिव और सोर्सेज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है जो रूल्स, नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बताती है, और ये उन कंट्रीज़ के ऊपर अप्लाई होंगे जो सोवरेन स्टेट और अदर एंटिटीज़ हैं जिनको हमने लीगली रिकग्नाइज़ किया हुआ है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो नेशनल लॉ के कंपैरेटिवली वाइडर है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एप्लीकेबल है। ये जो टर्म था इंटरनेशनल लॉ, फर्स्ट टाइम जूरिस्ट जर्मी बेंथम ने इनको यूज़ किया था 1780 में। तो हम एक संस्कृत फिलॉसफी डिस्कस कर लेते हैं जो कि है वासुदेव कुटुंब। जो कि ग्लोबल यूनिटी, ब्रदरहुड को प्रमोट कर रही है। इसका मतलब यही है कि वासुदेव कुटुंब, होल वर्ल्ड इज़ अ फैमिली। जब हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली कंसिडर करेंगे तभी इसमें पीस और यूनिटी रहेगी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस और म्युनिसिपल लॉ भी कहा जाता है। जब 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं तो उनके बीच में जो फंक्शन, वो कैसे आपस में फंक्शन करेंगी और उनके बीच में गवर्नेंस कैसे होगी, उनका आपस में जो इंटरकोर्स है, यही इंटरनेशनल लॉ बताता है। हुगो गॉर्जियस इंटरनेशनल लॉ के फादर थे। ये एक डच जूरिस्ट हैं। एग्ज़ाम में कई बार जूरिस्ट के नाम देकर इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए कह दिया जाता है, तो हमें इनका नाम और जो डेट ऑफ बर्थ है जूरिस्ट की, ये भी याद रखनी है, अलॉन्ग विद देयर मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो हुगो गॉर्जियस की कॉन्ट्रीब्यूशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। इनकी एक बुक थी, डी जूरो बेली एक पेक्सिस। in English, on the law of war and peace। ये पब्लिश हुई थी 1625 में। जो हुगो गॉर्जियस हैं, इनका कहना है कि जो नेशंस हैं वो बाउंड हैं मॉरल स्टैंडर्ड से, मॉरल स्टैंडर्ड्स। हुगो गॉर्जियस ने एक थियोरी और दी थी, जस्ट वॉर थियोरी। वैसे तो ये मोरालिटी को मानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने एक जस्ट वॉर थियोरी दे रखी थी जिसमें इन्होंने 3 कॉजेस को आउटलाइन किया था। सेल्फ डिफेंस, रिपारेशन ऑफ इंजरी। रिपारेशन मतलब कंपनसेट करना अगर कोई इंजरी हुई है तो, और पनिशमेंट। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो जो प्रोफेसर एल ओपेनम थे, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है जो कस्टमरी और कन्वेंशनल रूल्स बताती है, जो लीगली बाइंड होंगे उन सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर और उनके बीच के इंटरकोर्स पे। जेएल बरेली थे, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक बॉडी है जो रूल्स और प्रिंसिपल हैं जो बाइंडिंग होते हैं उन सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ। इंटरनेशनल लॉ, ग्रे कहते हैं, इंटरनेशनल लॉ रूल्स बताती है जो यूजुअली रेगुलेट करते हैं कंडक्ट को। कंडक्ट मतलब आपस का, उनका जो कंट्रीज़ के बीच में फंक्शनिंग होगी वो बताती है, उनका इंटरकोर्स बताती है।
फेनविक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स हैं जो एक्सेप्ट किए हैं जनरल कम्युनिटी ऑफ नेशंस ने, मतलब नेशंस ने इन रूल्स को अपना रखा है कि उनके बीच में अगर फंक्शनिंग होएगी तो वो ये पर्टिकुलर लॉज होंगे जो उनके राइट्स बताती हैं और प्रोसीजर बताती हैं प्रोटेक्ट करने के लिए। G.J. स्ट्रॉक कहते हैं इंटरनेशनल लॉ एक ऐसी बॉडी है जो ग्रेट प्रिंसिपल्स रूल्स ऑफ कंडक्ट बताती है, ऑब्जर्व करती है उनके आपसी रिलेशन को। फिलिप से जिसफ जूरिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल है उन स्टेट्स के ऊपर और उनके म्यूचुअल रिलेशंस को। हॉल कहते हैं इंटरनेशनल लॉ रूल्स ऑफ कंडक्ट हैं जो अप्लाई हुए हैं सिविलाइज स्टेट्स के ऊपर और उनके आपसी रिलेशंस पे इन कंपेरेबल इन नेचर एंड डिग्रीज। इनका सबका क्रक्स एक ही है कि इंटरनेशनल लॉ दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में अगर फंक्शनिंग हो रही है, उनकी गवर्नेंस हो रही है, तो वो कैसे होगी, यही इंटरनेशनल लॉ बताता है। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसके हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि पीस और सिक्योरिटी होनी चाहिए वर्ल्ड में। कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो वो पीसफुल मैनर में रिजॉल्व हो जाए। डिजार्मेंट ऑफ वेपन्स मतलब यूज ही ना हो, नो आर्म्स। ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए। ग्लोबल इश्यूज़ हो गए, टेररिज्म हो गया, ह्यूमन अब्यूज़ हो गया, और जेंडर प्रॉब्लम्स भी थे पहले, जैसे वुमेन सेफ फील नहीं करती थी, बच्चों की किडनैपिंग वगैरह, ये सब इश्यूज़ होते थे। और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए और क्या क्या इन इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस में होंगी, ये सब इंटरनेशनल लॉ का ऑब्जेक्टिव है। इसके जो ओरिजिन थे 13th सेंचुरी में इजिप्ट और सायरियन किंग के बीच में वॉर हो रही थी। इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो सिल्वर प्लेट पे लिखी गई थी ये कंडीशंस, पीस, कोऑपरेशन, लैंड एक्विजिशन, और अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व किया जाए। अब हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। इसको हमने कुछ स्टेजेस में डिस्कस कर रखा है। हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन फिर भी हमें इसका बेस क्लियर होना चाहिए। तो बिगनिंग से ही हम लॉ की प्रेजेंस देख रहे हैं। कुछ रिलीजन्स का इशू होता था, सेम रिस्पेक्ट और सेम रिलीजन्स होने चाहिए थे। अचीवमेंट पीस की, रोमन्स जो हैं वॉर के थ्रू पीस को अप्लाई करना चाह रहे थे। जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती थी, पहले टेरिटरी का पता ही नहीं होता था, ये इशू था। किंग्स ही रूलर्स होते थे। तो जैसे जैसे इश्यूज़ का पता चलता गया कि ये इश्यूज़ हैं, वैसे ही ग्रोथ होती गई लॉ की। सेकेंड पीरियड में रिलीजियस मूवमेंट्स आई हैं, रोमन स्टेट आया है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड एग्रीमेंट्स, और जो एक दूसरे को फॉलो नहीं कर रहे तो वो स्लेव्स बना दिए गए। क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस हो गया, ये मुस्लिम्स को एनिमी मानते थे। जो प्रीस्ट हैं उनको प्रोहिबिट कर दिया बिल्कुल कि कोई भी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्टेबल ही नहीं होगा यहाँ पे। अब ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस है, जैसे लेड टू किलिंग ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, ओल्ड एज, डिस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, क्रॉप्स एंड किलिंग्स। ये हमने ग्लोबल इश्यूज़ में डिस्कस किया था कि वुमेन सेफ भी फील नहीं करती थी, चिल्ड्रन वाला ये भी। तो ऐसे सच इश्यूज़ होते गए। थर्ड पीरियड में वॉर और किंग और चर्च का इशू दिखाया हुआ है। जैसे जैसे इशू होते गए स्मॉल स्टेट्स एग्जिस्टेंस में आने लगी और इनके बीच में म्यूचुअल ट्रीटीज़ होने लगी। अब देखते हैं 19th सेंचुरी में ये काफ़ी सारी कन्वेंशंस हुई हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लॉ में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो मेजर पार्ट कन्वेंशन और ट्रीटीज़ का ही होता है। उसमें जो सबसे पहले है कांग्रेस ऑफ वियना, इसको हम डिस्कस करते हैं। ये यूरोपियन कंट्री की गैदरिंग थी, इसमें यूरोपियन कंट्रीज़ थी। ये स्टार्टिंग पॉइंट कंसिडर किया जाएगा इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस का। इसके हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की, बैलेंस ऑफ पावर, टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स,
और ये आ गया नेविगेशन इन इंटरनेशनल रिवर्स है, मतलब इनके जो राइट्स, ड्यूटीज़ और फ्रीडम ऑफ शिप्स थे वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। अगर सी में इनकी शिप है तो उसके क्या राइट्स, ड्यूटीज़ और क्या फ्रीडम है, इस कन्वेंशन में वही डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पेरिस। ये रेगुलेशन ऑफ मॉरिटाइम वॉरफेयर है। इट मीन्स कि मिलिट्री ऑपरेशन से ये रिलेटेड थी। नेवल बैटल्स, सी बेस्ड अटैक्स। अब नेक्स्ट है जिनेवा कन्वेंशन। ये बहुत लैंडमार्क है। प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स, इसके कुछ सब पॉइंट्स लिख लेते हैं। वाउंडेड सोल्जर्स, मतलब ये कन्वेंशन यही कह रही थी कि वॉर की, चाहे कोई भी कंट्री है, दोनों साइड में से कोई भी कंट्री है, अगर उनमें से किसी भी सोल्जर अगर वाउंडेड है तो उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ह्यूमैनिटी को ऊपर रखा जाना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स, न्यूट्रलिटी ऑफ मेडिकल सर्विसेज, दोनों को प्रोवाइड होनी चाहिए ये मेडिकल सर्विसेज। फॉर बोथ कंट्रीज ऑफ वॉर। डिक्लेरेशन ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग नेक्स्ट कन्वेंशन है, जो कम्प्लीटली प्रोहिबिट करती है यूज़ ऑफ एक्सप्लोसिव बुलेट्स को। हेग कॉन्फ्रेंस भी जो रूल्स ऑफ वॉर बताती है कि कैसे होनी चाहिए, ये रूल्स इसमें है सच डिस्कस किए गए हैं। 1907 वाली भी, हाउ टू स्टार्ट अ वॉर, व्हाट टू डू विद द एनिमी नेशंस। इन जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं, जो वॉर की जो कंट्रीज़ हैं, उनमें से अगर किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रही तो इन न्यूट्रल स्टेट्स के रोल्स, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होंगी, ये सब इसमें डिस्कस किया गया है। 20th सेंचुरी में देखा गया है कि जो लीग ऑफ नेशंस है, ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था जो पीस को प्रमोट कर रहा है। फिर हम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब देख रहे हैं। धीरे धीरे वैसे ही जैसे ग्रोथ होती गई, वैसे ही हर चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट होती ही गई, वो फॉर्मुलेट होते ही गए। अब ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेबर के लिए हो गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिकली हेल्थ रिलेटेड से डील करेगा। सिविल एविएशन हो गया, लॉ कमीशन, UDHR, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट्स। फिर हम अब डिस्कस करते हैं कि मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ कैसे हुआ। जैसे ही ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हैं वो बढ़ती गई, डेवलपमेंट्स होती गई, ट्रीटीज़ साइन होती गई। सेलेस्टियल बॉडीज़ 1979 में हुई थी, लॉ सी ट्रीटी 1989। इन्वायरमेंट इश्यूज़ होते गए तो फिशरीज से रिलेटेड और प्रोटेक्शंस ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वगैरह, ये सारी ट्रीटीज़ साइन हुई हैं। अब नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ का, मतलब ये लॉ है या नहीं, ये देख लेते हैं। अब काफ़ी सारे जूरिस्ट ऐसे हैं जो इसको कह रहे हैं कि ये लॉ ही नहीं है, काफ़ी सारे इसकी सपोर्ट में। तो देखते हैं कौन इसके अगेंस्ट था। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि मैं इसको लॉ नहीं मानता, इंटरनेशनल लॉ ही नहीं है, ये बस एक कोड है या कंडक्ट है जो मॉरली इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसको ये पॉजिटिवली डिस्क्राइब कर लें। ही डिस्क्राइब इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिविटी। जैसे जूरिस्प्रूडेंस में ओपिनियंस थे, वैसे ये इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें बस ओपिनियंस दे रखे हैं। हॉलैंड भी कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस का वैनिशिंग पॉइंट है, इसने ये यहाँ पे ख़त्म कर दिया, इसमें कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ की। इंटरनेशनल लॉ के सपोर्ट में कौन था? फेडरिक पॉलक कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में वो सारी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो सारी कंडीशंस इसमें हैं जो कि एक लॉ में होनी चाहिए, तो ये इसको लॉ मान रहे हैं।
जो पॉलिटिकल कम्युनिटी और जो रिकग्नाइज्ड बाय मेंबर्स जो भी लॉ हैं वो सारी ये कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, तो ये लॉ है। लॉ हॉर्नेंस जो इंटरनेशनल लॉ है वो कस्टम प्रेसिडेंट लाइक अदर म्युनिसिपल लॉ की तरह है, उनके ऊपर बेस्ड है, तो ये लॉ है। अब देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है क्योंकि इसका कोई भी सेंट्रल लेजिस्लेशन नहीं है, इसकी कोई भी यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन नहीं है कोर्ट की, और इसकी एनफोर्समेंट की कोई भी मशीनरी नहीं है, इसलिए ये वीक लॉ बन जाता है। अब इंटरनेशनल लॉ के जो बेसिस हैं इसके अंदर छः थियोरीज दे रखी हैं, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है नेचुरल लॉ थियोरी। इसके सपोर्टर्स को नेचुरलिस्ट बोला जाता है। ये जो मतलब पार्ट ऑफ नेचर है, मतलब ये मॉरल है, मैन मेड लॉ को ये नहीं मानता, कुछ एप्लीकेबल नहीं करता है मैन मेड लॉ को, बस मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है। पॉजिटिव इंटरनेशनल लॉ को ये डिनाई कर रहा है कम्प्लीटली। मैन मेड लॉ क्या हो गया, ट्रीटीज हो गई, यहाँ पे मोरालिटी नहीं है। मतलब ये कस्टम्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज, जो कस्टम्स तो जो लोग फॉलो कर रहे हैं और इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है उनको रिकग्नाइज नहीं कर रहा, कोई रिकग्निशन नहीं दे रहा है ये उसको। नेक्स्ट थियोरी है पॉजिटिव लॉ थियोरी। ये मैन मेड थियोरी हो गई। यहाँ पे जो ट्रीटीज़ कन्वेंशंस हैं वो एप्लीकेबल हैं। इसके एक्सपोनेंट थे बैंकर और शॉ, बरेली, स्टार्क। ये भी हमें इंपॉर्टेंट है, पैक्टा सर्ट सर्वेंदा स्टेट्स विच आर लीगली बाउंड टू परफॉर्म ट्रीटीज़, ये सारी फॉलो होंगी। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि सारे नेचुरल लॉ को ये रिकग्नाइज नहीं करता, मतलब मॉरल वैल्यूज़ को ये इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे हैं। गॉर्शियन थियोरी जो थी वो मिडल पाथ थियोरी है, मतलब इन दोनों की बीच की बात करती है, वो पॉजिटिव और नेचुरल के बीच की बात करती है, इन दोनों थियोरीज़ के बीच की बात करती है। इसके कुछ आइडियाज़ थे, लॉ ऑफ नेचर हो गया, जैसे रीजंस और सोशलेबिलिटी को ये मान रहा है। कीपिंग प्रोमिसेस है, मॉरल वैल्यू है, ये मोरालिटी आ गई। कंसेंट ऑफ स्टेट्स है, ट्रीटीज़ हो गई जैसे, ये पॉजिटिविटी आ गई। इंटरनेशनल सोसाइटी, जो स्टेट्स आर मेंबर्स हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये आइसोलेटेड नहीं है। वॉर एंड पीस हो गया। क्रिटिसिज्म इसका हम ये देखेंगे कि इसमें क्लैरिटी नहीं है एनफोर्समेंट की, मतलब दोनों बात कर रहा है ये नेचुरल और पॉजिटिव, तो क्लियर नहीं हो पा रहा। कंसेंट थियोरी है कि अब इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, उसमें जो कंट्री है उसकी हमें कंसेंट चाहिए। ये फेल्स टू एक्सप्लेन द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लिट और इम्प्लिट कंसिडर कर सकते हैं। ये जो है क्रिटिसिज्म ये है कि ये फेल हो जाता है, कस्टमरी लॉ को ये एक्सपॉन्ड नहीं कर पा रहा। अब हम इसकी नेक्स्ट थियोरी देख लेते हैं, कंसेंट थियोरी। कंसेंट थियोरी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ उन स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा कि नहीं, वो स्टेट ही कंसेंट देगी इसकी। इसके सपोर्टर्स थे एंजेलोटी, ट्रिपले और ओपेनम। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक्सप्लिट और इम्प्लिट। इसका क्रिटिसिज्म ये है कि जो कंसेंट थियोरी है वो फेल होती है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने में। नेक्स्ट थियोरी है ऑटो लिमिटेशन थियोरी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऑटो लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब रिस्ट्रिक्शन हो गई। मेन एक्सपोनेंट इसके जेनलिक थे। अकॉर्डिंग टू हिम जो इंटरनेशनल लॉ है वो उन स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग है विच हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर पावर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑटो लिमिटेशन थियोरी। लास्ट थियोरी है थियोरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसे इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे ही स्टेट के भी फंडामेंटल राइट होते हैं जो प्रोसेस करते हैं फंडामेंटल राइट्स सच एज सोवर्जिनिटी, इक्वालिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सेट्रा। जैसे इंडिविजुअल्स की अपनी पहचान है वैसे ही स्टेट की पहचान है, तो उसके पास भी राइट्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज और इसके सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस किया है इसका इंट्रोडक्शन, ओरिजिन, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और ओरिजिन कैसे हुआ है इसका, ये सिल्वर प्लेट पे ये कंडीशंस लिखी गई थी।
फिर हमने इसकी हिस्ट्री को कुछ स्टेजेस में डिस्कस किया है। 19th सेंचुरी में हम कन्वेंशंस देख रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो कन्वेंशंस हैं इनको मैच द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हमें याद रखनी ही पड़ेगी। फिर हमने मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस किया है और कौन इंटरनेशनल लॉ के सपोर्ट में थे, कौन इसको लॉ कंसिडर करते हैं, कौन इसको नहीं कंसिडर करते, ये सब हमने इसमें डिस्कस किया है। और इंटरनेशनल लॉ एक वीक लॉ है क्योंकि इसको संभालने के लिए कोई बॉडी, ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है, ऑथराइज्ड बॉडी नहीं है इसकी। फिर हमने इसके अंदर 6 थियोरीज डिस्कस करी हैं। नेचुरल लॉ थ्योरी, पॉजिटिव लॉ थ्योरी, गॉर्शियन की थ्योरी जो पॉजिटिव और नेचुरल दोनों की मिक्स बात करती हैं, कंसेंट थ्योरी है, और ऑटो लिमिटेशन और फंडामेंटल थ्योरी। ये कुछ थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सोर्सेज, सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। डू फॉलो आवर पेज लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। थैंक यू।